करना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो और दीवार है अच्छी स्थिति में, घटिया निर्माण के साथ नहीं। पूरक प्रश्न मेरा यह है कि इसी तरीके की दीवार और भी गांव में, केवल बड़ौद में बनाई गई है, और भी गांव में जहां पे किनारे पे पानी रहेगा पूरे समय, नौनेरा डैम का घरों की मजबूती हेतु क्या विभाग और भी गांव का चयन करके इस तरीके की सुरक्षा दीवार बनाने पे विचार रखता है, हाँ या ना? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि ऐसे कोई गांव, ऐसे स्थान कोई हो तो आप मेरे संज्ञान में ले आए, निश्चित रूप से आपकी भावना के अनुरूप उस पर कार्रवाई करेंगे। अगला मैं नहीं समझाऊंगा, ये आप विभाग से दिखवा के उसको निश्चित रूप से मैं परीक्षण करा लूंगा और जहां आवश्यक होगी वहां आपकी भावना के अनुरूप हम कार्य करवा देंगे। आप भी इनको बता देना। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि क्या आप विभाग को दिखवा के इस तरीके के और भी जो गांव हैं, कुछ गांव हैं जिनके किनारों पे पूरे समय पानी रहेगा, वहां के पीड़ितों को आप राहत राशि के रूप में कुछ स्पेशल पैकेज की घोषणा करते हैं ताकि वो अपने मकानों की मजबूती हेतु वो कुछ अपनी इस तरीके का कुछ कार्य कर सके ताकि उनके मकानों को मजबूती मिल सके? कुछ कहेंगे माननीय मंत्री जी, कुछ बताएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिकतर जल भराव स्तर के ऊपर स्थित परिसमितियों का मुआवजा दिए जाने का कोई नियम में प्रावधान नहीं है, फिर भी शिलान्यास की समस्या से मकानों को नुकसान होता है। यदि क्षतिग्रस्त होता है तो उसका हम परीक्षण करवा लेंगे और बचाव हेतु क्या उपाय किया जा सकता है, हम इस पर निर्णय ले लेंगे। अगला प्रश्न है दीप्ति किरण महेश्वरी। प्रश्न संख्या 29। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1 अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट पर संलग्न है। खंड 2 भारत सरकार की अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित योजनाएं जिसका क्रियान्वयन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जा रहा है। नंबर 1 उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, नंबर 2 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जिसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना। स्वरोजगार हेतु ऋण योजना राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम जयपुर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली की अन्य चैनलाइजिंग एजेंसी के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली से प्राप्त राशि को अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु ऋण वितरित किया जाता है। खंड 3 शिक्षा छात्रवृत्ति कौशल विकास स्वरोजगार उद्यमिता ऋण अनुदान एवं सामाजिक सशक्तिकरण से योजनावार प्रावधान का विवरण परिशिष्ट ब पर उपलब्ध है। खंड 4 विगत 3 वर्षों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभान्वितों एवं व्यय की जिलेवार सूचना परिशिष्ट पर उपलब्ध है। माननीय सदस्य। हमारी सरकार ने जो प्रदेश के लिए जन कल्याणकारी एवं आमजन को लाभ देने के लिए योजनाएं चला रखी है, उसमें प्रदेश में ओबीसी वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए विशेष स्किल डेवलपमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एवं पेंशनर्स की सुविधा के लिए क्या कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, उसका विवरण बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार की यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में पिछले 2 साल में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की तरफ से सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए नई योजनाएं बनी, उसका लाभ भी उनको मिल रहा है। कौशल विकास की अगर बात करें तो मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि हमारी सरकार के द्वारा 37.50 करोड़ रुपए का प्रावधान उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए किया गया है, जिसमें से ओबीसी वर्ग के लिए स्पेशली जो आपने सवाल पूछा उसमें 18.5 करोड़ रुपए जो हैं वो ओबीसी के लिए बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के लिए उनके काम किए जा रहे हैं, उनको उसका लाभ भी उनको मिल रहा है। इसके अलावा जो पेंशन की बात आपने पूछी है तो मैं सदन को अवगत कराना चाहूँगा। ये अवगत कराना इसलिए ज़रूरी हो गया है कि पिछले 2 दिन से मैं ये देख रहा हूँ, जब से महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण चल रहा है उसमें कुछ माननीय सदस्य ने पेंशन के बारे में जो तथ्य बताए हैं वो निराधार हैं। राजस्थान में वर्तमान में लगभग 91.70 लाख व्यक्ति जो हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थी हैं। ये जो पूछा ना पेंशन के बारे में, पेंशन का पूछा इसलिए कह रहा हूँ, पूछा है वही बता। उन्होंने जो पेंशन के बारे में पूछा, पिछले सदस्य कहा कि 7 महीने से पेंशन नहीं आ रही, तो मैं एक डाटा रखना चाहता हूँ सदन के सामने शॉर्ट में कि 91.70 लाख व्यक्ति लाभार्थी आज की तारीख में। नवंबर 2025 तक हमने जो प्रति महीने 1100 करोड़ रुपए इसके खाते में जाते हैं, उसमें से 961 करोड़ रुपए का भुगतान
नवंबर 2025 तक हो चुका है। दिसंबर के बिल भी ईसीएस के लिए जा चुके हैं और जो बचा हुआ जो कुछ लाख लोगों का जो पेमेंट है, कहीं उसके जन आधार में बैंक आईएफएससी कोड चेंज होने के कारण से या वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण से जिनका वेरिफिकेशन नहीं होता है, उन कुछ लाख लोगों का पेंशन बकाया है, वो आजकल के अंदर ही उनका ईसीएस हो जाएगा और नवंबर महीने तक की पेंशन पूरी चली जाएगी और सिर्फ 1 महीने की बकाया है, क्योंकि जनवरी चल रहा है, दिसंबर तक की जैसे, और इसके भी दिसंबर 2025 का 1105 करोड़ रुपए का बिल बना करके हमने ईसीएस में भेज दिया है और ये महीना पूरा होने के बाद में वो पेंशन भी आ जाएगी। तो ये जो पेंशन के बारे में जो भ्रामक तथ्य फैलाए जा रहे हैं, ये सत्य सदन के सामने रखना चाहता हूं। कुछ लोग पेंशन बकाया, नहीं तो 1 महीने की बकाया। आपको कितने नो नो माननीय हरिमोहन जी, माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि राजसमंद के दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 45% ओबीसी जनसंख्या निवासरत है। 3, 5, 4 मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत कोचिंग सेंटर्स को मिलने वाला लाभ राजसमंद में एक भी कोचिंग सेंटर को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ईयरली टर्नओवर बढ़ाकर 65 लाख प्लस जीएसटी कर दिया गया है। ओबीसी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की कोचिंग में दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। क्या सरकार इसको रिव्यू करने की मंशा रखती है? यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य राजसमंद से आने वाली ने एक अच्छा सवाल किया है कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के बारे में। सर्वप्रथम राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के समय ये योजना चालू हुई, उसके बाद 21-22 ने पूर्व सरकार ने भी इसको आगे बढ़ाया और हमारी सरकार आने के बाद में हमने इसमें कुछ सुधार करके इस योजना को नए सुधार के साथ में लागू किया है। अभी राजस्थान के 22 जिलों में लगभग 37 रेपुटेड इंस्टीट्यूट जो हैं, उनके माध्यम से इस योजना का लाभ चल रहा है। राजस्थान में अधिकतम 30,000 बच्चों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। 24-25 के बच्चे को भी अभी लगभग 20,000 के करीब बच्चे उसमें लाभान्वित हो रहे हैं और 25-26 का भी अभी प्रक्रिया जारी, इसकी प्रोविजन लिस्ट हमने जारी कर दी है। जो आपने सवाल पूछा है, मेरा रिक्वेस्ट ये है कि इसमें हमने एक क्राइटेरिया तय किया पूर्व में जो स्कीम चल रही थी उसमें कुछ सुधार करने के लिए कि लोगों बच्चे जो हैं अपने राजस्थान के वो व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा और सरकारी नौकरियों आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं तैयारी सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों के माध्यम से उत्कृष्ट, प्रभावी, पारदर्शी और परिणाम उन्मुखी तरीके से निःशुल्क कोचिंग प्रदान किया जाना लक्ष्य है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम नया जो हमने सुधार किया है उसमें फिर भी कई कुछ जिले से बच गए हैं जहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट उसमें भाग नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि हमने परिणाम उन्मुखी बनाया। फिर भी मैं विधानसभा सत्र के बाद में अधिकारियों के साथ बैठ करके आपको आश्वस्त करता हूं कि उसको रिव्यू करेंगे और जो जन भावना आपकी है, आपके साथ अन्य सदन के सम्मानीय सदस्यों के, उसका ध्यान रखते हुए रिव्यू करने का प्रयास करेंगे ताकि राजस्थान के प्रत्येक जिले में इस योजना का लाभ बच्चों को मिल सके। अगला प्रश्न है का क्वेश्चन है तो मैं पूछ लेता हूं। माननीय मंत्री जी ने कही कि हमने नवंबर तक के पेंशन भेज दिए। नवंबर तक की जो पेंशन भेजी है वो नवंबर महीने की है या इससे पहले महीनों की भी है? 1 नंबर, और उसके बाद भी दिसंबर आपकी खत्म हो गई, कल जनवरी भी खत्म हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, निवेदन ये है। और नवंबर का भी आपने जो पूरा भेजा है वो 1100 करोड़ में से मात्र 900 करोड़ ही भेजा है, उसमें भी लगभग 20% पैसा उसमें भी बाकी है। तो ये बेचारे गरीब लोग हैं, हम कोई गलत कह रहे हैं कि आप खुद अपनी बातों में ही पकड़ में आ रहे हो? दूसरा, मेरा पहला तो इसका जवाब दे दो और दूसरा इसका दे दो, ओबीसी के कितने बच्चों ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया 2 साल में और कितनों को दे दी, कितनों की पेंडिंग? बस। माननीय अध्यक्ष महोदय, पेंशन की बात जो मैंने कही है, 91 लाख में से 76 लाख लोगों को पेंशन जारी हो चुकी है। अब उसमें से जो आजकल के अंदर ईसीएस जा चुके हैं, आजकल में जो बची वो भी हो जाएगी। और दिसंबर महीने की जो है, ये नवंबर महीने की पेंशन तो चली गई। आप जो पूछ रहे हैं कितने महीने की, तो हर महीने पेंशन का भुगतान होता है। नवंबर तक की ये गलत तथ्य कभी भी सदन में नहीं रखे जाते हैं। मैं जो ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं। आप कह रहे हो कि मात्र 1100 करोड़ में से 961 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। जो 150 करोड़ का भुगतान बकाया है 140 करोड़ का, वो आजकल के अंदर हो जाएगा। तो नवंबर तक की पेंशन जा चुकी है। दिसंबर के 1105 करोड़ रुपए के बिल जो है, प्रति महीने 1000 से 1100 करोड़ के बिल जो है वो जाते हैं। दिसंबर के हमने भेज दिए। जैसे ही एक महीने की सरकार की भी व्यवस्थाएं होती है, जो राजस्व आता है उसके हिसाब से पेंशन का भुगतान होता है। ये कभी बंद नहीं होती है। अगर किसी कारणों से बंद होती है तो
उसके बाद में जब 2 महीने में आती तो भी उसकी पेंशन राज्य रुकती नहीं है कभी भी। हमने इसमें सुधार किया है माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए कभी कभार व्यक्ति जो है पेंशन का वेरिफिकेशन नहीं करवा पाता है, और हमने एक और अभी नया प्रोविजन कर दिया है। आज हमने दिसंबर महीने में अगर किसी की पेंशन वेरिफिकेशन कराई है, जनवरी में किसी लाभार्थी की अगर डेथ हो जाती है किसी कारणों से, लेकिन वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण से जब दोबारा वेरिफिकेशन नवंबर दिसंबर में होगा तब तो 10 महीने की पेंशन उसको गलत तरीके से मिलती है। हमने अभी ग्राम सेवक के माध्यम से, पटवारी के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रोविजन कर दिया, पंचायत राज विभाग के माध्यम से। उस ग्राम सेवक की जिम्मेदारी रहेगी कि वो जो लाभार्थी पेंशन का है उसकी अगर मौत की सूचना, डेथ होने की सूचना ग्राम पंचायत के माध्यम से हमारे विभाग को देंगे, एक फ्लैग लग जाएगा, उसको वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, उसी पेंशन उससे बंद हो जाएगी, ताकि जो 10 महीने की जो पेंशन गलत दी है वो निकलती है। दूसरी बात आपने जो ओबीसी के लिए कही है, आप भी इस विभाग के मंत्री रहे हैं, मैं माननीय मंत्री महोदय को कहूंगा कि अन्य पिछड़ा वर्ग जो स्कॉलरशिप की आप लोग बात जो कर रहे हैं, उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अभी जब 24-25 के कुल लाभार्थी जो हैं स्कॉलरशिप में 7,25,631 लाभार्थी हैं, जिसमें से ओबीसी वर्ग के 41,140 हैं। चूंकि पहले ओबीसी के लिए 60% की बाध्यता कर दी थी, जिसका मेरिट में मार्क्स जो है 60% से ऊपर होंगे उन्हीं को इसमें लिया जाएगा। अभी हमने उसको घटा करके 50% कर दिया है। इससे बच्चों की संख्या बढ़ेगी, और हमारी सरकार ने निश्चित ही हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह किया है कि राजस्थान के बजट में ओबीसी वर्ग के लिए भी जिस तरीके से एससी और एसटी के लिए उनको जो स्कॉलरशिप मिलती है, उनकी जो क्राइटेरिया उसको बढ़ा करके ओबीसी वर्ग को भी इसका सम्मान दिया जाना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ओबीसी वर्ग के लिए भी एक अच्छी योजना लाई जाएगी। अगला प्रश्न है कि गोपीचंद मीणा। अब यार 20 मिनट 40 हो गए भाई, 4 प्रश्न अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 988। जवाब उतरे, जवाब मैं नहीं कह सकता कि आप लोग जवाब दो। 41,000 बता दिए, अब कितनों में से, ये तो आप अलग से प्रश्न पूछो। गोपीचंद मीणा। प्रश्न संख्या माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न का उत्तर 10 मिनट आए या 15 मिनट आए, 1 घंटे में एक ही प्रश्न करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं होता। इसका बंद कर दे तो चल रहा है ना। ओबीसी के अंदर 2 साल में ऐसे फर्क नहीं पड़ेगा। माइक बंद करते हो बार बार। ओबीसी के अंदर 2 साल में कितने बच्चों ने स्कॉलरशिप अप्लाई की और कितने बच्चों की दी, जवाब दिलवाओ। और नहीं दे रहा तो हम बाहर चले जाते। मंत्री जी, मेरा निवेदन है। क्या अनुमति नहीं? ये क्या है? ये क्या है? ये करेंगे तो ये भी करेंगे, फिर मैं नहीं रोक सकता। फिर मैं सदन स्थगित करूंगा यदि इस तरह करोगे तो। जवाब तो जो आएगा जवाब तो वो देंगे, जवाब जितना दिलाना है माननीय अध्यक्ष महोदय, यही होता है। मैं जब ये कह रहा हूँ, नेता प्रतिपक्ष महोदय, एक बात मैंने जब पहली बार में बता दिया कि राजस्थान में 7,25,631 विद्यार्थियों में से 41,140 जो ओबीसी के विद्यार्थी उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी, उसमें आप नया क्या पूछना चाह रहे हैं? आंकड़ा मैं बता रहा हूँ आपको, आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, क्या गलत है इसमें? अलग पूछ लिया। माननीय सदस्य ये अलग से मिल लेना आप। श्री गोपीचंद मीणा। अरे पूछ लिया। प्रश्न संख्या 988। अध्यक्ष महोदय, मान्य आप बोलो। नेता प्रतिपक्ष जी को बिठाइए। विधानसभा क्षेत्र 5 प्रश्न जहाजपुर के थोड़ी हो गया अंतर्गत 2 क्रय विक्रय सहकारी समितियां। फिर आप अलग से मिल लेना आपस में भाई। आप डिटेल आप माननीय सदस्य उसके बाद आप लोग मिल लेना, डिटेल और ले लेना। अगला प्रश्न। मंत्री जी, 6 प्रश्न भी नहीं आएंगे क्या साहब घंटे भर में? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष, सुन लीजिए बात। मैं व्यवस्था अध्यक्ष से आसन से उठा रहा हूँ। मैंने अनुमति दी है। मेरा निवेदन ये है, सरकार ने जो भी प्रश्न का जवाब दिया, आपने पूरक प्रश्न पूछा, वो वहां तक सही है। पूरक प्रश्न पूछते पूछते इस तरह का व्यवहार करना, ये क्या देख लेंगे, ये क्या कर ले, ये प्रतिपक्ष नेता का व्यवहार होता है क्या? इसको कंडेम करते हैं हम, और कंडेम करते हैं, इस तरह का व्यवहार करते हैं हमारे सामने, और मर्जिया हो जाते हैं, मर्जिया खड़े हो जाते हैं।
मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है, बार बार इस प्रकार से रोकना टोकना नेता प्रतिपक्ष को। और दूसरी बात, जब हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे कौन हैं, टोक रहा है? जब यहाँ सवाल जवाब हो रहे हैं, हरिमोहन जी मंत्री को टोक रहे हैं, 10 बार यहाँ टोक चुके हैं। ऐसा अब थोड़ी मैं होगा। बोल रहा हूं तो आप ये देखो, मैं बोल रहा हूं तो संसदीय मंत्री खड़े हो रहे हैं, आप खड़े हो तो मैं बैठ जाता हूं, आप बोल लो, आप बोल लो। बात तो करते रहे। एक समय पे एक व्यक्ति बोले, चर्चा हो, सार्थक जवाब आए, आप तुलना करो, हमें कोई ऐतराज नहीं है, हमारी सरकार की तुलना करो, पर अपनी भी 2.25 साल की कुछ तो बताओ। कोई जवाब ही नहीं है। ये पंडित जी देखो खड़े हो गए, ये देखो पंडित जी, मंत्री खड़े हो रहे हैं, अरे बैठो, मंत्री खड़े हो रहे हैं। अरे बैठिए बैठिए। माननीय मंत्री जी, आपके सक्षम है मंत्री, आपके मंत्री सक्षम है। जब आपके विभाग का है आप खड़े होना। अरे मंत्री जी, आपके मंत्री उत्तर दे रहे हैं यार, आप बोलो मंत्री जी, आप उत्तर दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा आपके मंत्री जी क्षेत्र खड़े हैं। जहाजपुर के अंतर्गत 2 क्रय विक्रय सहकारी समितियां, जहाजपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड जहाजपुर एवं कोटड़ी सहकारी समिति लिमिटेड कोटड़ी एवं विधानसभा क्षेत्र जहाजपुर में कुल 58 व जिसमें जहाजपुर में 38 एवं कोटड़ी में 20 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं और परिशिष्ट 1 पे संलग्न है सारी सूची। खंड 2, उक्त सभी पंजीकृत सहकारी समितियों के पास स्वयं के भवन गोदाम है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कुल 78 भवन एवं गोदाम है, जिनमें से 70 भवन एवं गोदाम उपयोगी हैं, 8 भवन एवं गोदाम पुराने हैं व अनुपयोगी हैं। इनकी सूची परिशिष्ट 3 पर संलग्न है। जी हाँ, समितियों के पास नियमानुसार वैध स्वामित्व वाली भूमि की उपलब्धता होने एवं नियमानुसार संबंधित प्रबंधक निदेशक केंद्रीय सहकारी बैंक उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर तत्समय उपलब्ध बजट के आधार पर गोदाम निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जाता है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है, माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में सहकारी समितियों में अनुपयोगी भवन बताया आपने परिशिष्ट 3 में 11 सहकारी समिति लसाड़िया, कोटड़ी, कोठाल, रासेड़, बिस्निया, आसोब, अंबरगढ़, बिहाड़ा, केरोना, पारोली, सरसिया, बगुनगढ़। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, क्या इस वित्तीय वर्ष में इन अनुपयोगी भवनों के लिए भवन निर्माण है तो 500 मीट्रिक टन के गोदाम उनकी स्वीकृति देने का विचार रखते हैं क्या? नहीं तो क्यों? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा कि विधानसभा जहाजपुर में 58 सहकारी समितियां हैं और उनमें गोदाम अभी वर्तमान में काम आ रहे हैं। माननीय सदस्य ने उनके विधानसभा क्षेत्र में कुछ अनुपयोगी भवन के विषय में अवगत कराया है और उन्होंने ये कहा है कि 500 मीट्रिक टन के हमें गोदाम हमारे स्वीकृत करावें। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि 500 मीट्रिक टन के लिए 1500 वर्ग मीटर की भूमि की आवश्यकता होती है एवं 100 मीट्रिक टन के लिए 160 गज भूमि की उपलब्धता होने पर संबंधित अगर सहकारी समिति नियमानुसार प्रस्ताव भेजती है और केंद्रीय सहकारी बैंक उस पर अनुशंसा करके भेजता है तो तत्समय अन्य खाते में डालकर पैसे उठा लिए गए तो मैं जांच करने की मांग करता हूं मंत्री जी से। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे ये प्रश्न जो है संबंधित नहीं है इस प्रश्न से, लेकिन फिर भी माननीय सदस्य द्वारा संज्ञान में लाया गया है तो नियमानुसार इस पे पूरी कार्रवाई करने का काम। अगला प्रश्न है श्री पब्बाराम विश्नोई, पूछिए। फलोदी डबल क्रॉप्ड एरिया है। औषधीय सोनामक्खी, जीरा, मूंगफली, रायडा, सरसों अत्यधिक मात्रा में सीजन में मंडी प्रांगण संकड़ा होने के कारण, छोटा होने के कारण प्रशासन की स्वीकृति लेकर के हम मेजर शैतान सिंह स्टेडियम में हम लोग स्टोरेज करवाते हैं। ये परिस्थिति है
और नेशनल हाईवे जो बीकानेर और जैसलमेर वाला पास में है, तो नेशनल हाईवे पर किसानों के वाहन खड़ा हो जाने के कारण वो भी जाम हो जाता है और कभी कभी तो किसानों के ऊपर प्रशासन लाठीचार्ज तक करता है। तो ये छोटा परिसर होने के कारण और मूंगफली और सोनामुखी ज़्यादा जगह घेरती है और स्थान छोटा है, इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जो हमने प्रस्ताव किया है कि हमें ये मंडी के लिए फलोदी मंडी के लिए जमीन अलॉट की जाए, वो भू उपयोग परिवर्तन के लिए भी डीएलपी में आपके फाइल आ रखी है। तो आप कब तक उस फाइल को मंजूरी दे करके फलोदी की मंडी के आप जमीन अलॉट करवा देंगे? और चूंकि एक गेट होने के कारण परिस्थितियां बड़ी नाजुक है, इसलिए दूसरा गेट भी बनेगा और नेशनल हाईवे से दूसरी जगह जाएगा ताकि जाम ना लगे। इस हेतु आप कब तक काम कर लेंगे, मेरे को बताइए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय विधायक महोदय को अवगत कराना चाहूँगा कि कृषि उपज मंडी समिति फलोदी द्वारा मुख्य मंडी प्रांगण में मूलभूत सुविधाओं हेतु कचरा नंबर 705/39 में 52,200 वर्ग फुट भूमि रियायती दर या निःशुल्क आवंटन चाहे। अरे आपको किसने कहा इसमें खड़े होने के लिए? आपको खड़े होने ने कहा किसने? आप सुनो तो सही। हाँ बोलो मंत्री जी। इसमें कृषि उपज मंडी द्वारा आवेदित भूमि का मास्टर प्लान में भूपयोग आवासीय तथा परिसंचरण के अंतर्गत बस स्टैंड हेतु आरक्षित होने पर हमने नगर परिषद उत्तर दो। फलोदी को भू उपयोग परिवर्तन की कार्रवाई के लिए एसटीपी से राय प्राप्त करने के लिए कहा था। वो राय प्राप्त हो गई है और राय प्राप्त होने के बाद प्रकरण हमारे विभाग को प्राप्त हो गया है और विभाग ने सीटीपी द्वारा इस प्रकरण का परीक्षण करवा लिया गया है और परीक्षणों उपरांत इसका भू उपयोग परिवर्तन करके हम कृषि उपज मंडी समिति फलोदी को शीघ्र ही इसका आवंटन कर देंगे। चलिए अगला। धन्यवाद मंत्री महोदय। मैं दूसरा मेरा पूर्व प्रश्न निवेदन कर रहा हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में बाप गौण मंडी है और अनेक अन्य गौण मंडियों को निःशुल्क भूमि आवंटित की गई है, जैसे लोहावट, आऊ और दूसरी अन्य आसपास की मंडियों को। और मेरा ये वहाँ पर 3 लिफ्ट कैनालें आती है, जंबेश्वर लिफ्ट, हाँ जंबेश्वर लिफ्ट, जयनारायण व्यास लिफ्ट और खोला लिफ्ट और पूरा सिंचित क्षेत्र है और बहुत बड़ी मात्रा में जो कृषि जिन्स आती है बीकानेर और जैसलमेर से भी। तो ये यहाँ पर स्टोरेज की बड़ी समस्या है। तो चूंकि दूसरी गौण मंडियों को भी आप निःशुल्क जमीन अलॉट कर रहे हैं, तो कौन है भाप क्षेत्र को भी आप अलॉट करें? क्या आप भाप क्षेत्र को या रियायती दर पर जमीन अलॉट करने का मानस रखते हैं? यदि हाँ तो ठीक है, कर दीजिए, नहीं है तो क्यों नहीं? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय विधायक महोदय से अवगत कराना चाहूँगा कि जब भी कृषि उपज मंडी समिति फलोदी या कृषि विपणन बोर्ड बाप में गौण मंडी के प्रांगण को निर्मित करने के लिए भूमि आवंटन के लिए आवेदन करेगी, तो हम राजस्थान भू आवंटन नीति 2025 के अंतर्गत उसका परीक्षण करवाकर अगर वो रियायती दर या निःशुल्क आवंटन का प्रस्ताव करेंगे तो उसके लिए प्रकरण को मंत्रिमंडलीय उप समिति में रखकर जो निर्णय होगा माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद तदनुसार कार्रवाई करके भू आवंटन कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है श्री बहादुर सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 545 क्वेश्चन का जवाब आ चुका है। पूरे प्रश्न और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री जी ने जवाब दिया है, जो आयुर्वेदिक
अस्पताल जो चलता है हॉस्पिटल, आज ग्रामीण जनता जितना एलोपैथी पे